हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल आरजीवी आईटीआई में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग क्या है एनटीटी के कोर्सेज के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा चल रहा है अभी पेपर 6 आधुनिक शिक्षण विधियां यानी मॉडर्न टीचिंग मेथड्स। ठीक है, जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मॉन्टेसरी पद्धति, है ना। मेरिया मॉन्टेसरी से संबंधित जो भी उन्होंने शिक्षण पद्धति का विकास किया था या जो हम लोगों को शिक्षण पद्धति उन्होंने दिया, उसके विषय में आज हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, मेरिया मॉन्टेसरी का पहले थोड़ा सा लाइफ कैरेक्टर, जीवन चरित्र के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ये कौन थी, कहाँ से बिलोंग करती थी। मेरिया मॉन्टेसरी क्या है कि इनका जन्म इटली में सन 1870 में हुआ था। ठीक है, और ये इटली की या कह सकते हैं, हाँ, ये इटली की ऐसे पहली महिला थी जिन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, इनका जो जीवन में क्या है कि एक बार ये किस तरीके का इनका जीवन रहा है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये मानव विज्ञान का की प्राध्यापिका भी रही हैं। ठीक है, मानव विज्ञान का प्राध्यापक कब से कब तक, सन 1900 से 1907 तक इन्होंने एक विश्वविद्यालय में, रोम के, इटली की राजधानी जहाँ रोम है, रोम के विश्वविद्यालय में 7 वर्ष तक ये अपना मानव विज्ञान के अध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, इसके पश्चात इन्होंने पाठशालाओं की निरीक्षिका के रूप में भी कार्य किया है, जिसमें क्या है कि 1907 में, सन 1907 में उसे गुड बिल्डिंग के डायरेक्टर तथा रोमन एसोसिएशन ने गली मोहल्लों में कुछ स्कूलों के निरीक्षण कार्य के लिए आमंत्रित किया। ये 3 से 7 वर्ष की आयु वाले जो बच्चे जो गलियों में घुमा करते थे, उनको क्या है एवं जो शरारत करते थे, उनकी देखभाल के लिए इनको क्या है पाठशालाओं में निरीक्षिका के रूप में इनको रखा गया था। उसके बाद है शिशु स्कूलों की निरीक्षिका। शिशु स्कूल मतलब बहुत छोटे बच्चे। सन 1922 में इटली सरकार ने, इसका 1922 में इटली सरकार ने उसे बच्चों के स्कूलों की निरीक्षिका नियुक्त किया। ठीक है, उसके बाद इटली से उनका भाग जाना, इटली में उन्होंने, उसके बाद क्या है कि इटली से वो बाहर चले गए। बाहर जाकर उन्होंने क्या किया कि मुसोलिनी की सत्ता आ गई थी। इस समय इटली में मुसोलिनी की सत्ता आई और वह एक फासिस्ट नृशंस शासक था। ठीक है ना, फासिस्टवाद का वो समर्थक था। वह बच्चों को युद्ध के लिए शिक्षित करना चाहता था, किंतु मॉन्टेसरी बच्चों की स्वतंत्रता की दृढ़ समर्थक थी। वो क्या था, ये मुसोलिनी क्या था कि बच्चों को युद्ध के लिए ट्रेन करना चाहता था, जबकि ये मॉन्टेसरी क्या चाहते थे कि नहीं, बच्चों को क्या है कि वो पूरी रूप से उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वो जो चाहते हैं ऐसा करने के लिए उनको स्वतंत्र छोड़ा जाए। वह इस प्रकार के वातावरण में कार्य नहीं कर सकती थी, अतः वह भागकर कहाँ चली गई, इटली से जब भागी तो कहाँ गई, हॉलैंड चली गई। वहां जाकर उन्होंने एक स्कूल खोला। इसके बाद भारत में भी इनका जो है कुछ समय भारत में भी बीता। कब से कब तक, सर मॉन्टेसरी का क्या है, सन 1939 से 1951 तक भारत में रही, 1939 से 51 तक, है ना। 1939 से लेकर के 1951 तक ये लगभग भारत में रही। तो भारत में इन्होंने क्या देखा कि 1900 फिर 1900 1951 1951 के बाद वो फिर से वापस हॉलैंड चली गई और 1952 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी है जिसमें है नए संसार के लिए शिक्षा, शैशव का क्या है, नए संसार के लिए शिक्षा, शैशव का रहस्य, शिक्षा का पुनरुद्धार, बच्चे की खोज, मानवीय शक्तियों का प्रशिक्षण तथा शिक्षा तथा बच्चे की शांति। ये इन्होंने लिखी गई, इनके द्वारा लिखी गई कुछ मुख्य पुस्तकें थी, 6 पुस्तकें। अब देखिए, अब हम लोग क्या है मॉन्टेसरी पद्धति के आधारभूत सिद्धांत के बारे में थोड़ा समझते हैं कि मॉन्टेसरी पद्धति के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से थे। तो देखिए, इनका मानना था स्वतंत्रता का सिद्धांत, मतलब बच्चे को बिल्कुल जो भी कार्य बच्चे करना चाहते हैं या जिस प्रकार से अपना विकास करना चाहते हैं, बच्चे उसके लिए स्वतंत्र होने चाहिए। देखिए थोड़ा सा देखते हैं, यह सिद्धांत शिक्षा के विकास में स्वरूप का परिणाम है। मॉन्टेसरी का विश्वास है कि बच्चे की अभिवृद्धि या विकास में किसी प्रकार की बाधा या रुकावट नहीं होनी चाहिए। क्या है, उनके अभिवृद्धि, है ना, बच्चे की अभिवृद्धि तथा विकास में किसी प्रकार की बाधा या रुकावट नहीं होनी चाहिए, तभी बच्चे का क्या है कि सही रूप से विकास हो सकेगा। फिर है इनका आंतरिक विकास, इंटरनल डेवलपमेंट। ये इसमें इन्होंने बताया कि मॉन्टेसरी का विश्वास था कि शिक्षा मन के भीतर से ही होनी चाहिए, है ना। जब तक बच्चा किसी भी चीज को सीखने के लिए इंटरेस्टेड ना हो, तब तक उसको वो चीज सही रूप में नहीं सिखाया जा सकता है। तो शिक्षा क्या है कि शिक्षा मन के भीतर से ही होनी चाहिए।
यदि कोई भी शैक्षणिक कार्य प्रभावशाली हो सकता है तो केवल वही जो बच्चे के व्यक्तित्व के पूर्ण स्फुटन में सहायक सिद्ध हो, क्योंकि बच्चे का शरीर बढ़ता है, आत्म बढ़ता नहीं, आत्मा आत्म क्या होता है, जो अंदर का ज्ञान है वो बढ़ता नहीं, वो क्या होता है, वो विकसित होता है ना, जो पहले से उसको नॉलेज होता है उसी को क्या करता है, वो थोड़ा और डेवलप करता है। और क्या ये फिर के बाद है इनका के सिद्धांतों में आता है नगद पुरस्कार तथा शारीरिक दंड न देने का सिद्धांत, है ना। बच्चे को क्या है कि ये नगद पुरस्कार, इसके अनुसार क्या है, दंड तथा पुरस्कार अप्राकृतिक अथवा हठात ये प्रयत्न का प्रोत्साहन है। इसमें क्या होता है कि अगर आप बच्चे को, अगर किसी कार्य के लिए अगर आप उसको पुरस्कार रेगुलर, अगर आप उसको पुरस्कृत कर रहे हैं, या ऐसा है कि किसी भी कार्य के लिए बच्चे को आप मतलब दंडित कर रहे हैं, उसमें क्या हो जाता है कि बच्चे इसमें थोड़ा हट टाइप के बिहेव करने लगते हैं, मतलब बहुत ही जिद्दी किस्म के हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो क्या होता है कि वह लिखते हैं घुड़सवार अपने घोड़े को थोड़ी सी मतलब एग्जाम्पल में इन्होंने समझाया कि एक जो घुड़सवार है वो अपने घोड़े को, ठीक है, थोड़ा सा वो घोड़े को पीटता है तो क्या होता है कि उसके स्पीड बढ़ाने के लिए पीटता है, परंतु फिर भी क्या है, ये मैदानी स्वतंत्र घोड़े के समान तेज नहीं दौड़ सकते, ठीक है। मतलब जो स्वभाव है घोड़े का, एक बंधे हुए घोड़े का जो स्वभाव है और एक जो स्वतंत्र घोड़े का स्वभाव है, तो जो बंधा हुआ घोड़ा है उसको पीट लीजिए चाहे जो कर लीजिए, वो क्या है, वो मैदानी घोड़े की तरह स्वतंत्र रूप से उतना तेज नहीं दौड़ सकता। ऐसे ही सेम अप्लाई होता है बच्चे पे, अगर आप उसको किसी अच्छे कार्य के लिए अगर आप उसको पुरस्कार देते हैं, तब भी वो क्या है कि पढ़ने में ठीक है, वो इंटरेस्ट तो चलिए आप अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार दे, वो अच्छे कार्य की ओर प्रेरित जरूर होगा, लेकिन क्या है कि वो उस तरीके से प्रेरित नहीं हो पाएगा, मतलब अंदर से वो प्रेरित उसको होना चाहिए। और अगर किसी चीज के लिए अगर दंडित करते हैं गलत कार्य के लिए, तो क्या है, इससे भी वो क्या है कि सुधरने वाला नहीं है। तो ना ही उसको क्या है नगद पुरस्कार और ना ही दंड देने का इन्होंने सिद्धांत ऐसा बताया। फिर व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत, इसमें क्या है कि मॉन्टेसरी ने शिक्षा पद्धति का अंत किया है ना, कहा जाता है कि श्रेणी शिक्षा पद्धति का इन्होंने अंत कर दिया था। मॉन्टेसरी का विश्वास है कि प्रत्येक बच्चा अलग है, बिल्कुल सही बात है भाई, प्रत्येक बच्चा क्या है, अपने आप में अलग होता है, वह अपनी गति के अनुसार प्रगति करता है, सामूहिक पद्धति उसके व्यक्तिगत विकास को अवरुद्ध करती है। वह प्रत्येक बच्चे को एक अलग व्यक्ति समझती है तथा परामर्श देती है कि उसकी सहायता और देखभाल इस प्रकार होनी चाहिए कि उसकी वृद्धि और विकास में सहायक हो, है ना। उसकी जो देखभाल है, उसकी जो परवरिश है इस तरीके की होनी चाहिए कि उस क्या है, उसकी जो उसके वृद्धि और विकास में वो सहायक हो। उसके बाद है बौद्धिक प्रशिक्षण। बौद्धिक प्रशिक्षण का सिद्धांत में इन्होंने बताया कि हमारे ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के प्रवेश द्वार है, ठीक है। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, तो उन्हीं को बोला जाता है ज्ञानेंद्रियां। तो जो हमारी 5 सेंसरी ऑर्गन्स है वही क्या है कि ज्ञान का प्रवेश द्वार है, इसलिए उनके प्रशिक्षण और विकास पर ही समस्त जीवन में ज्ञान प्राप्ति निर्भर करता है। इसमें उन्होंने बताया है कि 3 से 7 वर्ष की आयु तक ज्ञानेंद्रियां अधिक क्रियाशील होती है, इस काल में बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। अच्छा, अब ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं इनमें कौन कौन है, तो आई, नोज, स्किन, टंग और पांचवा क्या है, तो बोल सकते हैं कि पांचवा है हमारा, इसमें कौन कौन हुआ, आई हुआ, नोज हुआ, स्किन हुआ, टंग हुआ और कान, पांचवा हमारा कान है। फिर शिक्षक संचालिका के रूप में, देखिए ये क्या है, इनके सिद्धांतों में एक आता है शिक्षक जो है वो संचालिका के रूप में होना चाहिए, जो टीचर है वो इंस्ट्रक्टर, एज ए इंस्ट्रक्टर होनी चाहिए। उसने अध्यापक शब्द को हटाकर उसके स्थान पर संचालिका शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि उसके विचार में शिक्षक का कार्य संचालन करना है, बच्चे का निर्देशन करना। जो टीचर होना चाहिए कैसा होना चाहिए, एज ए इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, ना कि आपको मतलब ठूस ठूस के पढ़ाने वाला, मतलब इस तरह के कि मतलब पीट के आपको बस पढ़ाता रहे। तो शिक्षा का सिद्धांत, मॉन्टेसरी का मानना था कि क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एजुकेशन। इसमें बच्चे क्या है कि दूसरों द्वारा शिक्षा दिए जाने की अपेक्षा क्या है, स्वयं की शिक्षा पर बल दिया जाता है इसमें, ठीक है। बच्चे स्वयं से खुद से ही जो सीखते हैं उस पे इसमें चर्चा की गई है। उसके बाद है परियों की कहानी के लिए स्थान न होना। वह परियों की काल्पनिक कहानियों का छोटे बच्चों के पाठ्यक्रम से हटा देना चाहती, क्योंकि ये बच्चों को भ्रम में डालती है और वास्तविक संसार के कार्यक्रम में अपने आप को व्यवस्थित करने में बाधा पहुंचाती है।
मारिया मॉन्टेसरी का मानना था ये जो फेरी रोल, ये जो परियों की जो कहानियां होती है, काल्पनिक कहानियां, ये क्या है बच्चों को एक भ्रम में डाल देते हैं। बच्चे क्या है कि फिर कल्पना की दुनिया में घूमने लगते हैं और वास्तविक जीवन से उनका क्या है संबंध टूट सा जाता है। तो इनका मानना था कि ये परियों की कहानियां उनके पुस्तकों से, पाठ्य पुस्तकों से हटा देनी चाहिए। उसके बाद है मांसल प्रशिक्षण, मस्कुलर ट्रेनिंग। तो इसमें क्या है कि मांसपेशियों के प्रशिक्षण को भी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में वर्णित किया है। का विश्वास था कि मांसपेशियों का प्रशिक्षण अन्य क्रियाओं जैसे लिखना, चित्रकारी, बोलना आदि में सुविधा प्रदान करेगा। तो देखिए मांसल प्रशिक्षण तो लगभग हर शिक्षण पद्धति में तो शामिल किया गया है और ये मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षण पद्धति में भी इसको स्थान मिला है। अब देखिए मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षक का क्या स्थान है, टीचर का क्या स्थान है, उसको थोड़ा समझते हैं। उनका मानना था कि शिक्षक क्या होता है, एक माली के रूप में होता है। शिक्षक जो होता है, टीचर है, वो क्या है एज ए गार्डनर। इस प्रकार से एक माली अपने बगीचे में पौधे की देखभाल करता है, छोटे से पौधे को उसकी वृद्धि में, उसके विकास में वो एक सहायक मतलब सहायक होता है, उसको सहायक के रूप में कार्य करता है, उसको सहायता प्रदान करता है उसकी वृद्धि में। ठीक टीचर को भी उसी प्रकार से अपना रोल ये अदा करना चाहिए एक बच्चे के विकास में। मॉन्टेसरी का विचार है कि शिक्षक को माली की भांति जो पौधों की देखरेख करता है, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए जिससे बच्चे की प्राकृतिक वृद्धि की देखभाल हो सके तथा उसके विस्तृत कार्य में सहयोग प्राप्त हो सके। देखिए उसमें क्या है, माली क्या है कि पौधे की इस प्रकार से देखभाल करता है कि उसकी जो नेचुरल ग्रोथ है बस उसी को बढ़ाने में वो मदद करता है, ना कि उसमें वो छेड़छाड़ करता है। आम का पौधा है तो ऐसा नहीं है कि माली उसकी अगर देखभाल कर रहा है तो आम में कुछ ऐसा चीज डेवलप कर देगा कि उस साथ में अनार भी फलने लगे, तो ऐसा नहीं होता। वो क्या है, आम का पौधा है तो क्या है, वो आम ही आगे जाके आम ही देगा। तो बच्चों में ठीक उसी प्रकार की मतलब ये डेवलप करनी चाहिए कि जो उसका प्राकृतिक जो नेचर है उसी को डेवलप करना है, ना कि उसके प्राकृतिक नेचर के साथ कुछ छेड़छाड़ करना है, उसका जो नेचुरल बिहेव है। फिर एक बच्चे का ज्ञान, देखिए इसमें इनका मानना था कि हर बच्चा जो होता है उसका ज्ञान थोड़ा भिन्न भिन्न होता है, हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से क्या होता है थोड़ा भिन्न होता है। तो शिक्षक को प्रत्येक बच्चे के मस्तिष्क तथा चरित्र संबंधी बातों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसे प्रत्येक बच्चे के विकास के वजन, ऊंचाई, अन्य परिमाणों का वैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए। किसको, टीचर को, ताकि उसके हिसाब से बच्चे को ट्रीट किया जा सके। उसके बाद है शिक्षकों के स्थान पर संचालिका। अभी हम लोग देखे डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ टीचर्स। मॉन्टेसरी ने क्या है, डॉक्टर मॉन्टेसरी ने शिक्षक पद को हटाकर शब्द को हटाकर क्या है उसके स्थान पर संचालिका का प्रयोग किया। वह सोचते कि ऐसे व्यक्ति का पहला कर्तव्य शिक्षण न होकर क्या होता है, संचालन होता है। टीचर का जो पहला रोल होता है वो क्या होता है, एज ए टीचर न होकर क्या है, सबसे पहले उसका रोल जो होता है वो संचालन करने का रोल होता है। उसके बाद है चिकित्सक, वैज्ञानिक और धार्मिकता के गुणों से संपन्न संचालिका जो होनी चाहिए। जो टीचर हो वो क्या है, वो चिकित्सा, वैज्ञानिक और धार्मिक गुणों से बिल्कुल संपन्न होनी चाहिए। इन सभी चीजों में उसकी दक्षता ठीक ठाक होनी चाहिए ताकि वो बच्चे को उस तरीके से संचालित कर सके। उसके बाद है मॉन्टेसरी पद्धति के व्यवहारिक कार्य। देखिए मॉन्टेसरी पद्धति के व्यवहारिक कार्य मतलब बिहेवियरल वर्क्स ऑफ मॉन्टेसरी मेथड। इसमें क्या है कि बच्चों का घर, सबसे पहले इन्होंने बताया है इसमें कि बच्चों का घर कैसा होना चाहिए। तो बच्चों का घर बिल्कुल मतलब एक इस तरीके का होना चाहिए कि क्या है, कार्यशाला और घर की सभी विशेषताओं से संपन्न हो। क्या है कि यह नाम डॉक्टर मॉन्टेसरी द्वारा एक स्कूल को दिया गया। यह घर या स्कूल एक संपन्न परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ना। वास्तव में यह एक स्कूल, कार्यशाला और घर की सभी विशेषताओं को से संपन्न है। फिर बच्चों के घर का एक चित्र, बच्चों के घर का जो चित्र होता है वो किस तरीके का होना चाहिए, तो उसमें बच्चों की आवश्यकता अनुसार सभी चीजें उसमें मौजूद होनी चाहिए। जैसे क्या है, बच्चों के खिलौने, फूल, चित्र, अंतरलेख की सामग्री आदि, ये सभी चीजें क्या है कि बच्चों के घर में होनी चाहिए। ठीक है, भोजन गृह में मेज होनी चाहिए, कुर्सियां, चम्मच, चाकू, जलपात्र आदि सामग्री ये होनी चाहिए। और क्या है, जैसे जो भी वहाँ बच्चे के घर में जो छोटा कमरा है उसके घर के अंदर, उसमें क्या है, कॉमन रूम होना चाहिए, अल्पाहार गृह, विश्राम गृह, हस्तकक्ष, व्यायामशाला, शौचालय और बच्चों का स्नान कक्ष इत्यादि सभी क्या है कि उसके मेन रूम से ही ये सब कनेक्टेड होने चाहिए। उसके बाद है व्यवहारिक, इसमें
कहा गया है कि बच्चों के घर में 3 प्रकार की गतिविधियों की व्यवस्था अनिवार्य है। कौन कौन सा? व्यवहारिक जीवन में अभ्यास, इंद्रिय शिक्षण, भाषा और गणित शिक्षण के प्रबोधक यंत्र। ठीक है, ये 3 प्रकार की गतिविधियों की व्यवस्था अनिवार्य है। तो देखिए, व्यवहारिक जीवन में अभ्यास जो है, इसका क्या है कि बच्चों के घर में किए जाने वाले अभ्यासों को व्यवहारिक जीवन के अभ्यास कहते हैं। बच्चे जो भी अपने लाइफ के अंदर जो भी जिस चीज का भी वो अभ्यास कर रहे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उनके जीवन का व्यवहारिक अभ्यास उसको बोला जाता है। जैसे कि बच्चों को कौन से कार्य सौंपे जाते हैं? जो उन्हें श्रद्धा, सावधानी, शांति तथा गौरव से करते हैं। ठीक है, बच्चे को जो भी कार्य आप लोग जो भी कार्य उनको करने के लिए बचपन में दे देते हो, उसको क्या करते हैं बच्चे? श्रद्धा के साथ सावधानी और शांति, गौरव, इन सभी चीजों को एक साथ समाहित करके वो अपना कार्य संपन्न करते हैं। फिर कर्मेंद्रियों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ पर्सनल, इसमें क्या होता है कि व्यवहारिक जीवन के ये अभ्यास कर्मेंद्रिय शिक्षा के लिए बहुत सहायक है। मांसपेशियों की शिक्षा टहलने, बैठने, सामान पकड़ने आदि के माध्यम से दी जाती है। बच्चे के अपने शरीर की देखभाल गृह कार्य द्वारा मतलब संपन्न करवा दिया जाता है। ठीक है, भाषा और गणित शिक्षण के लिए प्रबोधक यंत्र, इसमें क्या है? भाषा और गणित के शिक्षण के लिए जो प्रबोधक यंत्र की जो बात की गई है, इसमें क्या है कि भाषा के लिए जैसे देखिए आजकल ऑडियो विजुअल जो ये इक्विपमेंट्स हम लोग ट्राई करते हैं स्कूल में बच्चों को सिखाने के लिए। जैसे आज बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बच्चों को कार्टून्स के माध्यम से, है ना, या बहुत से ऐसे मैथ के टॉपिक्स हैं जो कि बच्चों को क्या है कि एक फिल्म के माध्यम से या एक प्रोजेक्ट के माध्यम से उनको क्या है प्रोजेक्टर पे या टीवी पे उनको दिखा के समझाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद है मॉन्टेसरी पद्धति के गुण। देखिए इसके गुण कौन कौन से हैं? तो इसमें सिद्धांत, जो ये मॉन्टेसरी पद्धति है, ये सिद्धांत क्या है? वैज्ञानिक आधार पे है ना, कि जो थ्योरी है बिल्कुल इस पे है, साइंटिफिक बेसिस पे है। यह सिद्धांत वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। मैडम मॉन्टेसरी एक वैज्ञानिक थी। ठीक है, ये क्या थी? एक वैज्ञानिक थी। उन्होंने अनुभव और निरीक्षण के आधार पर क्या किया है? विज्ञान सिद्धांतों का वो अपनाया था। ठीक है, फिर सेकंड है बच्चों के लिए स्वतंत्रता है। मॉन्टेसरी पद्धति के गुण में बच्चों के लिए स्वतंत्रता, इन्होंने बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी थी। या मतलब बच्चों को क्या है कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से इनको अपना विकास करने के लिए स्वच्छंद रूप से छोड़ देना चाहिए। फिर लिखने और पढ़ने के अनूठे सिद्धांत, इन्होंने लिखने और पढ़ने का भी अनूठा सिद्धांत दिया था। इस पद्धति में लिखना पढ़ना को विशेष महत्व दिया गया। ठीक है, लिखते हुए बच्चे को स्नायु संबंधी स्थिति का विशेष ध्यान रखा जाता है। लिखने और पढ़ने के अभ्यासों को उचित रूप से समन्वित और श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। इसके बाद है सिद्धांत का सामाजिक महत्व। देखिए इसमें क्या है कि मॉन्टेसरी पद्धति मूलतः व्यक्तिवादी है तथा सामाजिक मूल्यों से भरपूर है। मेज पर इकट्ठे खाना, मिलकर खाना, बर्तनों को धोना, मतलब जो भी कार्य बच्चों को करने के लिए इसमें सिखाया जाता है, इस सिद्धांत के अंदर वो क्या है? एक ग्रुप्स में सिखाया जाता है। ये नहीं कि हाँ पर्सनल, बिल्कुल अकेले नहीं, क्या है जो भी कार्य करने के लिए इनको सिखाया जाएगा वो क्या है? एक ग्रुप्स के अंदर सिखाया जाएगा। फिर छोटे बच्चे के लिए सम्मान की भावना, बड़े बच्चों में इस तरीके की भावना विकसित की जाती है इस सिद्धांत के अंदर कि उससे क्या है कि छोटे बच्चे के लिए उनमें सम्मान की भावना हो, है ना। छोटे बच्चे के लिए क्या है? सम्मान की भावना उनके अंदर विकसित किया जाता है। फिर व्यक्तिगत शिक्षण, मॉन्टेसरी पद्धति व्यक्तिवाद को प्रमुख स्थान देती है। हर एक बच्चे को अलग रूप से ट्रेंड करने पे इसमें जोर दिया जाता है। फिर ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, अभी देखिए अभी हमने पीछे ही बताया था कि ज्ञानेंद्रियां कितनी है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और उन ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण उचित रूप से इस पद्धति में देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसका सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है ना, पढ़ो। मतलब क्या हुआ? मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब सामान्य से विशेष की ओर। ठीक है, जैसे जिन चीजों को हम जानते हैं, मूर्त से अमूर्त का मतलब क्या है? जिन चीजों को हम जानते हैं उससे किसकी ओर आगे बढ़ना है? कल्पनाओं की ओर, या उससे आगे। जैसे हम जान रहे हैं कि अभी क्या है कि हम लोग जैसे देख रहे हैं कि पटना एक बिहार की राजधानी पटना है और पटना कितनी बड़ी शहर है, कितना बड़ा शहर है, हम लोग पटना के बारे में जान रहे हैं। अब क्या है? ये मूर्त हो गया। जिस चीज को हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, स्पर्श कर पा रहे हैं, वो चीज क्या है? मूर्त। अब उसकी कल्पनाओं में कि पटना ऐसा है तो टोक्यो कैसा होगा, है ना, जापान की राजधानी टोक्यो है, वो कैसी होगी, तो उसमें इस तरीके का होगा। मतलब जिस चीज को हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ उसकी
कल्पना के माध्यम से हम उसके बारे में सोच पा रहे हैं, वो क्या है, वो अमूर्त हो गया। ठीक है, तो मूर्त से अमूर्त की ओर। फिर जीवन द्वारा शिक्षा प्राप्ति। जीवन द्वारा शिक्षा प्राप्ति क्या है, तो मैडम मॉन्टेसरी ने अपने स्कूल में ऐसी व्यवस्था की कि बच्चों में नियमितता तथा स्वच्छता की आदतें पड़े। कई विशेष क्रियात्मक अभ्यास हैं। बच्चे श्रम के महत्व को समझते हैं क्योंकि ये अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी करते हैं। ठीक है, बच्चे क्या है, अपने जीवन में जो भी क्रियाएं करते हैं या अपने जीवन में जिस प्रकार के भी क्रियाओं का अनुभव करते हैं, उसके माध्यम से वो क्या है कि अपने आप को शिक्षित करें, यानी उन क्रियाओं के द्वारा ये अपना मतलब शिक्षा प्राप्त करें। उसके बाद मॉन्टेसरी पद्धति की सीमाएं तथा दोष। इसकी कुछ सीमाएं थी और इसके कुछ दोष भी रहे। इनमें क्या है, शारीरिक पहलू पर मनोवैज्ञानिक पहलू की अपेक्षा अधिक बल। इसमें क्या है, शारीरिक पहलू पर ज्यादा बल दिया गया और मनोवैज्ञानिक पहलू पर कम बल दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। पद्धति में क्या है कि ऊंचाई, वजन, दृष्टि इत्यादि का वृत्त तैयार किया गया है ना। इसमें सबसे पहले ही मैंने बताया कि इसमें क्या है, टीचर को कहा गया था कि बच्चे का आप उचित वजन, उसका हाइट, उसका जो भी है ना, उसका शारीरिक रूप से आप पूरा खाका आप के बारे में तैयार रखिए। जबकि इसमें क्या है, स्वभावगत और भावनागत लक्षणों की ओर कम ध्यान दिया गया। जबकि बच्चे का क्या है कि स्वभावगत और भावनात्मक दोनों तरीके का विकास आपको करना होता है। एक शिक्षक के रूप में आपको क्या है, उसका स्वाभाविक और भावनात्मक दोनों तरीके के विकास पे आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सेकंड है यांत्रिक तथा कृत्रिम प्रबोधक साधन। इसमें क्या है, ये प्रबोधक साधनों को बहुत अधिक महत्व इसमें दिया गया है ना। इसमें क्या हो जाता है कि इसके आलोचकों का तर्क है कि ये साधन अध्यापक और बच्चों के लिए बंधन है। बिल्कुल सही बात है कि भाई किसी खास यंत्र के द्वारा ही बच्चे सीख सकते हैं। अब वो यंत्र नहीं होगा तो बच्चे की शिक्षा आगे की रुक जाएगी, बच्चे का ज्ञान जो है वो टीचर का आगे का टीचिंग का काम रुक जाएगा, तो ये एक बंधक के रूप में हो जाता है। तो ये भी चीज सही नहीं था। उसके बाद है कल्पना शक्ति के प्रशिक्षण के प्रति अनुदार दृष्टिकोण। देखिए कल्पना शक्ति के प्रति इसमें क्या है कि बच्चों को ज्यादातर कल्पना की ओर, कल्पना करने के लिए मना किया गया था, है ना। उनको काल्पनिक दुनिया में नहीं रहने के लिए बोला गया। जैसे इन्होंने क्या है कि जो भी परियों की काल्पनिक कहानियां थी उसको पाठ्यपुस्तक से हटाने की बात कही। तो कल्पना का क्या है, इसमें प्रशिक्षण के प्रति अनुदार दृष्टिकोण इनका देखने के लिए मिला। ठीक है, देखिए इसमें लिखा गया है साहित्यिक दृष्टि से भी परियों की कहानियां महत्वपूर्ण है ना। साहित्यिक दृष्टि से परियों की कहानियां काफी महत्वपूर्ण होती है बच्चों के लिए, जबकि इसको इन्होंने हटाने की बात कही। उसके बाद है प्रयोजन तथा क्या है, समन्वय के लिए कम स्थान। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, समवाय होगा समन्वय, समन्वय के लिए कम स्थान। इन्होंने प्रयोजन तथा समन्वय के लिए एडजस्टमेंट के लिए बहुत कम स्पेस दिया, जबकि बच्चे को क्या है कि एडजस्टमेंट के लिए उनको आपको प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि बच्चे क्या है अपने भावी जीवन में का सही इस्तेमाल कर सकें। फिर है प्रशिक्षण के स्थानांतरण में विश्वास। देखिए प्रशिक्षण के स्थानांतरण में का जो विश्वास था, क्या इन्होंने कहा है, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का विचार मॉन्टेसरी प्रणाली का प्रमुख सिद्धांत है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण आपको होना ही चाहिए, आपको इसका ज्ञान होना चाहिए जो कि पुराना है। उसका विश्वास है कि विशिष्ट शक्ति को क्या है, विशिष्ट ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण से यह संभव हो सकेगा कि उसी प्रशिक्षण से दूसरी शक्ति द्वारा काम लिया जा सके। और क्या है, आधुनिक मनोविज्ञान इस विचार से सहमत नहीं रखता है। ठीक है, इनका मानना था कि आपकी जो ज्ञानेंद्रियों की जो शक्ति है, ज्ञानेंद्रिय की जो शक्ति है, उसी शक्ति के माध्यम से आप क्या है कि आप विशिष्ट, उसी शक्ति के सहायता से आप विशिष्ट शक्ति की ओर आप अपना विकास कर सकते हैं। जबकि आधुनिक जो मनोविज्ञान है इसके विचार से, इन विचारों से सहमति नहीं रख रहा है। ठीक है, फिर ये जो मॉन्टेसरी पद्धति थी ये अधिक खर्चीली थी, क्योंकि जिसके कारण ये सभी विद्यालयों में ये पद्धति लागू करना संभव नहीं था। फिर उपयुक्त अध्यापकों का अभाव। इस पद्धति की सफलता के लिए जो उपयुक्त अध्यापक चाहिए थे, है ना, जिस प्रकार से ट्रेन टीचर्स चाहिए थे, उसका बहुत काफी अभाव दिखा, जिसके कारण ये पद्धति ये उतना फल फूल नहीं सकी। उसके बाद है फ्रोबेल और मॉन्टेसरी के विचारों में तुलना। देखिए फ्रोबेल ने कौन सा सिद्धांत दिया था, अगर आप लोग को पता होगा कौन सी पद्धति थी इनकी, तो इनकी थी किंडरगार्टन पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, है ना, ये फ्रोबेल के द्वारा दिया गया था। तो इन दोनों के विचारों की तुलना यहाँ पे की गई है। देखिए इनमें पहले समानताएं कौन कौन सी है, तो भीतर से
विकास करने का सिद्धांत। फ्रोबेल का भी मानना था कि बच्चों की जो है आंतरिक विकास पहले की जानी चाहिए, और मॉन्टेसरी का भी यही मानना है कि इनका क्या है, इनका आंतरिक विकास होना चाहिए। क्या है, उनका कथन है कि शिक्षण का कार्य भीतरी प्रवृत्तियों को ही बाहर लाकर विकसित करना है, ठीक ना। इनका मानना था कि जो शिक्षण कार्य है वो क्या है कि बच्चे के अंदर की जो उनकी आंतरिक जो प्रवृत्तियां हैं, है ना, भीतरी प्रवृत्तियां, उसी को क्या है, उसी को बाहर लाकर विकसित करना। तो ये दोनों का यहाँ पे सेम है। फिर बच्चे का सम्मान तथा स्नेह, इस फ्रोबेल का भी मानना था कि बच्चे का उचित सम्मान होना चाहिए, तो करना चाहिए, और उनको उचित स्नेह भी मिलना चाहिए, और ऐसा ही मॉन्टेसरी का भी मानना था। फिर शिशु शिक्षा के महत्व का समर्थन। देखिए, फ्रोबेल तथा मॉन्टेसरी ने शिशु शिक्षा के लिए नई पद्धति देकर पूर्व शिक्षालय शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य किया। इस इनके द्वारा इन दोनों के द्वारा क्या है, शिशु शिक्षा के क्षेत्र में जो इनका जो योगदान है वो काफी बड़ा है। इन्होंने शिशु शिक्षा पे विशेष बल दिया। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पे बल। फ्रोबेल और मॉन्टेसरी दोनों का मानना था कि जो भी बच्चे हैं, मनुष्य हैं, उनकी ज्ञानेंद्रियों का समुचित ढंग से विकास हो, उनको उनकी ज्ञानेंद्रियों की प्रशिक्षण उनको मिलनी चाहिए। फिर स्वस्थ वातावरण। दोनों ही शिक्षा शास्त्री इस बात पर बल देते हैं कि बच्चों को स्वस्थ वातावरण की सुविधा दी जाए ताकि उनकी अंतः प्रवृत्ति का यथोचित विकास। अब देखिए विषमताएं क्या है। विषमताएं है कि फ्रोबेल का मानना था कि इन्होंने शिशु विहार प्रणाली दी है, और ये है मॉन्टेसरी प्रणाली। इनके अनुसार इनका मानना था कि दार्शनिक सिद्धांतों पर ये जो है फ्रोबेल का जो शिशु विहार प्रणाली है वो है क्या, दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित है, जबकि ये क्या है, मॉन्टेसरी का पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर आधारित था। ये है सामाजिक विकास, और ये सामाजिक विकास पर अपेक्षाकृत ये कम बल देता है मॉन्टेसरी पद्धति। उसके बाद है थर्ड, ये उपहारों द्वारा ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण फ्रोबेल देते हैं, जबकि ये क्या है, प्रबोधक यंत्रों द्वारा, ठीक है ना, प्रबोधक यंत्रों द्वारा ये ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण देते हैं। इसके बाद है इसमें चौथा है हस्तकला, यहाँ होना चाहिए था। हस्तकला का महत्व। हस्तकला का महत्व फ्रोबेल ने बताया हस्तकला का महत्व, जबकि यहाँ पे क्या है कि हस्तकला के अतिरिक्त इस प्रणाली में सफाई, धुलाई आदि को विशेष स्थान प्राप्त है, ठीक है। बच्चे इसमें अपना ध्यान स्वयं रखना सीखते हैं। पांचवा, प्रयोग करने में सुविधा। ये फ्रोबेल की जो शिक्षण पद्धति है, शिशु विहार शिक्षण पद्धति, इसमें क्या है, इसको प्रयोग करने में काफी सुविधा होती है, जबकि यहाँ क्या है कि यहाँ यंत्रों की अनिवार्यता है। बिना यंत्र क्या बच्चों को प्रकार की शिक्षा नहीं दे सकते। उसके बाद है कल्पना शक्ति के विकास को स्थान दिया है फ्रोबेल ने। जो फ्रोबेल थे उन्होंने बच्चों के कल्पना शक्ति के विकास को भी स्थान दिया है, जबकि इन्होंने क्या कहा है कि परियों की कहानियों को स्थान बिल्कुल भी नहीं दिया है, कि जो भी काल्पनिक कहानियां हैं, जो कल्पनाओं से परे जो भी कहानियां हैं, उनको क्या है कि उनको इन्होंने बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया अपने शिक्षण पद्धति में। इनका मानना था कि जो भी परियों की कहानियां हैं या जो भी काल्पनिक कहानियां हैं उसको पाठ्य पुस्तक से हटा दिया जाए, और ऐसी कहानियों को स्थान दिया जाए जो कि क्या है, यथार्थ जीवन से बिल्कुल सही मायने में रिलेट करता हो। उसके बाद है श्रेणी कक्ष अध्यापन। इनका मानना था फ्रोबेल का कि इस प्रणाली में कक्षा अध्यापन आवश्यक है, निश्चित आवर्तन या समय विभाग चक्र के अनुसार सारा कार्य होता है, ठीक है। इन्होंने श्रेणी कक्ष अध्यापन का समर्थन किया था, जबकि इन्होंने व्यक्तिगत शिक्षा का समर्थन किया। इसके बाद है साधारण योजना। इस पद्धति में साधारण लिखने पढ़ने तथा गणित के अध्यापन की उपयुक्त व्यवस्था नहीं की गई है इस फ्रोबेल के क्या है शिशु विहार पद्धति में, जबकि इसमें क्या है कि लंबी चौड़ी योजना है। लिखने पढ़ने तथा गणित के अध्ययन के लिए एक लंबी चौड़ी ब्यौरेवार योजना का आयोजन इस पद्धति की अपनी विशेषता है ना। इन्होंने लिखने पढ़ने को मतलब प्रॉपर तरीके से लिखने पढ़ने और गणित इन सब के अध्ययन के लिए क्या है, एक बहुत ही विस्तार पूर्वक एक पद्धति विकसित की थी। उसके बाद है खेलकूद पर बल। फ्रोबेल ने खेलकूद पे काफी बल दिया था कि बच्चों के का क्या है कि उनके विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए क्या है, खेलकूद के कार्यक्रमों पर वो अधिक से अधिक करवाया जाए, और क्या है कि सभी पाठों में गीतों, हाव भाव और गतिविधियों पर अधिक बल देने की बात फ्रोबेल ने की थी। जबकि वहीं पे मेरिया मॉन्टेसरी का मानना था कि आत्मशोधक यंत्रों के द्वारा क्या है, बच्चे खुद से सब कुछ करने के लिए सीख जाएंगे। जैसे बच्चे क्या है कि खुद का कार्य, जैसे खाना या कपड़े इधर से उधर उठाना, मतलब जो भी अपना जो स्वयं का काम है, उन कार्यों के माध्यम से वो क्या है, वो अपना ये शारीरिक विकास कर सकते हैं। टेंथ है, लास्ट है इसमें नेता के रूप में अध्यापक। इसमें जो होता है कि एक अध्यापक का रोल जो होता है उसमें एक नेता के रूप में, जबकि इसमें क्या है, अध्यापक का रोल
इसमें अध्यापक का रोल इन्होंने निर्देशिका एज ए इंस्ट्रक्टर के रूप में बताया है। तो ये थे आज के टॉपिक्स मेरिया मॉन्टेसरी की शिक्षण पद्धति। इसके विषय में हम लोगों ने विस्तार से देखा और क्या है कि इसके गुण, दोष और जो कमियां थी सभी पे हम लोगों ने विस्तारपूर्वक विस्तृत चर्चा की है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरिया मॉन्टेसरी की जो आधुनिक शिक्षण पद्धति है ये आपको उपयुक्त ढंग से समझ में आई होगी। और अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें।